अवर क्लास 6 हिस्ट्री और ये हमारा 7 चैप्टर है। इसमें हम पढ़ेंगे कि अशोका एंड द एम्पीरियर हु गेव अप वार। सो दिस इज़ अवर फर्स्ट स्लाइड जिसमें हम अशोका के बारे में जानेंगे कि अशोका कौन थे। अशोका वॉज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ हिस्ट्री, रूल्ड एम्पायर फाउंडेड बाय हिज ग्रैंडफादर। उनके ग्रैंडफादर का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने 24 साल तक क्या किया था? शासन किया था एंड अबाउट 2300 ईयर अगो। एंड जो चंद्रगुप्त थे जो अशोका थे, ही वॉज सपोर्टेड बाय अ वाइज मैन नेम्ड चाणक्य और कौटिल्य। चाणक्य और कौटिल्य एक ही का नाम है। हमें हमेशा पता है जब भी कोई अच्छा रूलर होता है, वो बहुत अच्छा राज करता है, तो उसके पीछे एक वाइस पर्सन का हाथ होता है जो उसे हमेशा सजेस्ट करता है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इसमें जो ये रोल था, प्रोमिनेंट रोल था, किसने निभाया था? चाणक्य ने निभाया था। एंड चाणक्य के जो आइडियाज़ थे वो अर्थशास्त्र की जो बुक है उसमें लिखे गए थे और वो हमारे पास अभी भी प्रिजर्व्ड है। There were several cities in which include the capital। वहाँ पे हम कह सकते हैं उस टाइम पे बहुत सारी सिटीज़ थी और कैपिटल सिटीज़ भी थी। तो कैपिटल सिटीज़ में आती है पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैन। ओके, और जो ये जो कैपिटल सिटीज़ फॉर्म की जाती थी, ये ऐसी जगह फॉर्म की जाती थी, राइट। हमें पता है ये हमारा नॉर्थ फ्रंटियर है और ये हमारा साउथ फ्रंटियर है। तो नॉर्थ और साउथ फ्रंटियर का जो रूट है, ठीक है, इसके पास में यहाँ पे हमें क्या जो रूट के एकदम नियर में जो भी कैपिटल्स होते थे वो फॉर्म किए जाते थे ताकि वो उस पर अच्छी तरह से कंट्रोल कर सके, राइट। ताकि वो जो भी उनका एरिया है कोई बाहर से आके अटैक ना करे, या बाहर जो उनके लोग हैं, जो उनकी अपनी जनता है, उस पर कोई और हावी ना हो, वो उनकी कोई दूसरे राजा या कोई और पर्सन के बातों में आके कुछ और ना कर दे। तो कैपिटल्स इस तरह से स्टेबलाइज करते थे। तो ऐसी उज्जैन के बारे में भी है। उज्जैन ले ऑन द रूट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इंडिया। ओके, जो उज्जैन जो उनकी कैपिटल थी, ये कहाँ बनाई गई थी? नॉर्थ से साउथ इंडिया के रूट पे बनाई गई थी। एंड द मर्चेंट्स इन द ऑफिशियल द क्राफ्ट पर्सन लिव्ड इन दीज सिटीज़। और जो भी सिटीज़ जो इसके अगल बगल थी, कैपिटल्स के अराउंड सिटीज़ होती है, जो भी इसके पास में अराउंड सराउंडिंग में क्या थी? सिटीज़ थी। उसमें कौन रहते थे? जो मर्चेंट्स होते थे, क्राफ्ट पर्सनस होते थे, ये लोग रहते थे, राइट। और जैसे हमें पता है कि लोकेशन के हिसाब से डिफरेंट जगह डिफरेंट चीज़ें होती है। हमें अपनी इंडिया की भी लोकेशन पता है कि बहुत सारी जगह तुम्हें फर्टाइल लैंड मिलेगी, तो बहुत सारी जगह बंजर खेती मिलेगी, और बहुत सारी जगह हमें क्या मिलते हैं? बहुत सारे फॉरेस्ट मिलते हैं। जहाँ पे फॉरेस्ट वाला एरिया था वहाँ पे हर्डर्स और जो गैदरर्स थे वो रहते थे। हंटर्स एंड गैदरर्स ये सब रहते थे। तो वो उनसे जो जंगल से जो भी उनको प्रोड्यूस मिलता था वो राजा उससे एज अ टैक्स कलेक्ट करता था। वहीं अगर हम फर्टाइल लैंड की बात करें तो जहाँ पे जो रिवर अपने साथ डिपॉजिट लाती है बह के, जैसे कि गैंगेटिक प्लेन हो गए और जो ब्रह्मपुत्र से जो भी डिपॉजिट बह के आता है, वो जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। तो उस एरिया में जो रहते थे वो पीपल एग्रीकल्चर करते थे। जो उनका जो एग्रीकल्चर का हिस्सा था वो उसे एज अ टैक्स कलेक्ट करता था राजा। और हमें पता था डिफरेंट लोकेशन पे डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस थी, ठीक है। जो तो उनका एम्पायर था बहुत बड़ा, अशोका का बहुत बड़ा एम्पायर था। तो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट डिफरेंट पीपल रहते थे और डिफरेंट डिफरेंट काइंड से उनका फूड, क्लोथ, उनका रवैया था। तो उसके बावजूद भी उनमें यूनिटी थी। और ये कैसे थी हम आगे वाली आने वाली स्लाइड्स में पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि एम्पायर्स और किंगडम्स में क्या होता है। अगर हम किंगडम की बात करें तो किंगडम जो होता है वो छोटे एरिया में होता है, और छोटा एरिया में होता है तो उसको प्रोटेक्शन देना बहुत ईजी है। कोई अगर उस पर अटैक करेगा तो उसको छोटी सी आर्मी में भी उसका काम हो जाएगा। लेकिन अगर वही हम बात करें कि एम्पायर क्या होता है, एम्पायर बहुत ज़्यादा लार्ज एरिया में क्या होता है? स्प्रेड होता है। और जितना बड़ा होगा उतना ही ज़्यादा क्या उसे आर्मी रखनी पड़ेगी अपने एरिया को प्रोटेक्शन देने के लिए। अब आर्मी तो रख ली उसने, बड़ी आर्मी तो रख ली अपने एरिया को प्रोटेक्शन देने के लिए। अब उस आर्मी को प्रोटेक्शन के लिए क्या करना? उस आर्मी को भी तो उसको सैलरी देनी पड़ेगी। अब सैलरी कहाँ से आएगी? जो भी रिसोर्सेज वो कलेक्ट करेंगे, टैक्स सिस्टम होगा। टैक्स सिस्टम होगा तो टैक्स सिस्टम को कलेक्ट करने के लिए क्या होंगे? जो भी ऑफिशियल्स होते हैं वो होंगे। सो एम्पायर में क्या होता है? एम्पायर बहुत बड़ा होता है, उसमें बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है और दे नीड टू बी द प्रोटेक्टेड बाय बिग आर्मीज। उनको बिग आर्मीज रखनी पड़ती है प्रोटेक्शन के लिए। एंड ऑल्सो नीड लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल्स हु कलेक्ट टैक्सेस। दैट मीन्स कि उनको क्या करना पड़ता है? रिसोर्सेज की नीड की ज़रूरत होती है। रिसोर्सेज कहाँ से मिलते हैं? जो रिसोर्सेज होते हैं वो किसान से मिलते हैं, ठीक है। मतलब हर्डर्स, फार्मर्स, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है उनको वहाँ से मिलते हैं और उनसे टैक्स भी कलेक्ट किया जाता है। टैक्स के लिए उनको ऑफिशियल्स चाहिए और जो ऑफिशियल्स हैं वो राजा को देंगे।
जो भी इन्होंने कलेक्ट किया। और राजा जो है वो सैलरी के रूप में जो भी आर्मी उसने बिग आर्मी एज अ प्रोटेक्शन के तौर पे बनाई है वो सबको क्या देगी, प्रोटेक्शन देगी। ठीक है, ये जो आर्मी है ये सबको प्रोटेक्शन देगी और इसके बदले में इसको सैलरी मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह से एम्पायर वर्क करता था। और ये भी है कि एम्पायर साइज़ में बड़ा था तो उसकी नीड्स ज़्यादा होती थी, रिसोर्सेज की नीड भी ज़्यादा होती थी, तो एम्पायर किंगडम से बहुत बड़ा होता है। तो ये स्लाइड में हमने यही पढ़ा। फिर क्वेश्चन ये आता है कि एक जो किंगडम होता है उसको रूल करना आसान होता है। ठीक है, क्योंकि छोटा सा एरिया है तो एज़ कम्पेयर एम्पायर के स्मॉल होता है एंड इतनी वैरायटी नहीं होती। बट एम्पायर की बात करें तो डिफरेंट वैरायटी होती है उसमें, पीपल्स की, लोगों के कस्टम्स की, कल्चर्स की, तो उसको कैसे लोग रूल करते होंगे। तो इस चैप्टर में जानते हैं स्लाइड में। लार्ज एम्पायर्स इन डिफरेंट पार्ट्स वर रूल डिफरेंटली, मतलब कि डिफरेंट जगह पे डिफरेंट तरह से रूल किया जाता था। अब कैसे किया जाता था, द एरियाज अराउंड द पाटलिपुत्र वॉज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द एम्पीरियर। जो भी राजा होता था, ठीक है, जो मेन रोल निभाता था, प्रोमिनेंट रोल था, वो डायरेक्ट कंट्रोल रहता था उसका पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र क्या था, कैपिटल था वहाँ का। ठीक है, अशोका का कैपिटल था, तो उस पर डायरेक्ट कंट्रोल था। जो भी उस टाइम पे एम्पीरियर था उसका डायरेक्ट कंट्रोल था पाटलिपुत्र पे। और जो उसके ऑफिशियल्स होते वो अपॉइंट किए जाते थे ताकि वो टैक्स कलेक्ट ले सके फार्मर से, हर्डर से, क्राफ्ट पर्सन से। तो इस तरह से वो क्या करते थे, अरेंज करते थे। मतलब कि एक डायरेक्ट कंट्रोल एम्पीरियर का होता था और सेकंड क्या होता था कि वो ऑफिशियल्स अपॉइंट करते थे ताकि वो फार्मर से, हर्डर से, क्राफ्ट पर्सन से और ट्रेडर से क्या ले सके, टैक्स ले सके। एंड वो ऑल्सो एक स्पाई भी रखते थे। ठीक है, स्पाई केप्ट अ वॉच ऑन द ऑफिशियल्स, जो भी उन्होंने ऑफिशियल्स अपॉइंट करे हैं, ठीक है, राजा ने जो ऑफिशियल्स अपॉइंट करे हैं उन पे नज़र रखने के लिए स्पाई भी रखते थे। अगर वो ऑफिशियल्स राजा की बात नहीं मानते हैं, डिसोबाई करते हैं, तो उनको पनिशमेंट दी जाती थी। उनकी सैलरीज जो देती थोड़ी सी कम कर दी जाती थी या उनको पनिशमेंट उनको उनकी पोजीशन से हटा दिया जाता था। इस तरह से उनको पनिशमेंट दी जाती थी। एंड द अदर एरियाज लाइक द प्रोविंसेस वर रूल्ड फ्रॉम द प्रोविंशियल कैपिटल। दैट मीन्स कि हम कह सकते हैं जो भी उनके प्रोविंसेस होते, जो उनके राज्य होते थे उस टाइम पे, सच जैसे तक्षशिला, मतलब जो उनकी सेंट्रल सिटी होती थी, जिसे हम कैपिटल कहते हैं, जैसे तक्षशिला, उज्जैन। ठीक है, पाटलिपुत्र के बाद जितनी भी उनकी कैपिटल सिटी थी उन पे कौन राज करता था, उनके जो राजा होता था थोड़ा कंट्रोल उसका भी रहता था और थोड़ा वो अपने बेटों को क्या एज अ गवर्नर वहाँ पे सेंड करता था और ऐसे भी राज करता था। सो इन शॉर्ट हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पे एम्पीरियर है, वो यहाँ पे राज करता है और ये एरिया है पाटलिपुत्र का। अब यहाँ से उसने क्या किया, जो भी उसकी जो कैपिटल सिटीज़ हैं, ठीक है, उज्जैन में हो गई और जो भी उसकी कैपिटल सिटीज़ हैं उस पर उन्होंने क्या किया, एज अ कंट्रोल किया। कैसे किया, एम्पीरियर का डायरेक्ट जो कंट्रोल है वो तो हमें पता है। थोड़ा कंट्रोल उसने अपने जो कैपिटल सिटी है उस पर रखा है और थोड़ा उसने क्या किया, अपने जो बेटे हैं, जो उसके खुद के जो बेटे होते हैं, ठीक है, बहुत सारे बेटे होते थे तब के ज़माने में, तो क्या करते थे, उसको एज अ गवर्नर बना के उसकी जो भी कैपिटल सिटीज़ होती थी, जो उसकी प्रोविंसेस होती थी, वहाँ पे भेज देते थे। ठीक है, और उसके बाद जो भी रेस्ट ऑफ द सिटीज़ उसके अराउंड बच गई, कैपिटल सिटी में तो ये हो गया, उसके अराउंड सिटीज़ भी तो होती है, तो उसमें क्या करते थे, उसमें वो भेजते थे ऑफिशियल्स। वो ऑफिशियल्स क्या करते थे, टैक्स कलेक्ट करते थे और उन ऑफिशियल्स को देखने के लिए वो स्पाई भी रखते थे ताकि वो उस काम को सही से कर रहे नहीं कर रहे। तो इस तरह से उनका एक एम्पायर चलता था कि वो एकदम एक अच्छी तरह से चलता था, ताकि मतलब कि जो अशोका थे वो एक ग्रेट रूलर इसीलिए थे क्योंकि उनके जो आइडियाज़ थे, जो चाणक्याज ने उनको भी सजेशंस दिए थे, हम कह सकते हैं इस तरह से, तो वो काफ़ी अच्छे थे। उन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से मतलब कि अपना जो सिस्टम था उनका गवर्न करने का, लार्ज एरिया को, पूरे एम्पायर को, बहुत ज़्यादा बेहतर था। और इसमें एक ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है कि जो मौर्यास थे ट्राई टू कंट्रोल द रोड्स एंड द रिवर्स, इम्पॉर्टेंट फॉर द ट्रांसपोर्ट, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट करते थे। अब इतना बड़ा एम्पायर, उनको डिफरेंट डिफरेंट जगह जाना है, ठीक है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट जगह जाना है, नॉर्थ साइड भी जाना है, साउथ साइड भी और ईस्ट साइड भी, वेस्ट साइड भी, जो इनके ट्रेड रूट होते थे, ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट एंड नॉर्थ टू साउथ। तो यहाँ पे जो भी नदियाँ थी, जो भी रूट थे, उस पर ज़्यादा वो ध्यान देते थे ताकि कोई और यहाँ पे आके इंटरफेरेंस नहीं करे। तो इन चीज़ों को बहुत ध्यान दिया जाता था। फिर हमारी बात आती है कि ट्रिब्यूट क्या होता है। ठीक है, जो ट्रिब्यूट होता है अनलाइक टैक्स, मतलब टैक्स से अलग होता है। टैक्स की हम बात करते हैं तो टैक्स क्या होता है,
टैक्स एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है किसी भी कंट्री को चलाने के लिए। तो उस टाइम पे किसी भी राज्य को चलाने के लिए एक बेसिक उनकी नीड होती है, ठीक है। वो जो बिग आर्मीज़ वो लोग रखते थे अपने प्रोटेक्शन के लिए, उस चीज़ को चलाने के लिए क्या वो लोग टैक्स कलेक्ट करते थे, वो उनको देना ही पड़ता था। बिकॉज़ जो आर्मी थी वो उनको क्या देती थी, प्रोटेक्शन देती थी। और उनको जो वो प्रोटेक्शन आर्मी देती थी उसके तौर पे उनको क्या देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था। अपनी प्रोटेक्शन के लिए वो टैक्स देते थे। हम इस तरह भी डायरेक्ट लिंक कर सकते हैं। बट अगर हम ट्रिब्यूट की बात करें तो ट्रिब्यूट क्या होता है, ट्रिब्यूट वो लोग खुद के मन से दे देते थे, चाहे उनके पास कम हो या ज़्यादा हो, अपने दिल के हिसाब से कि वो कितना देना चाहते हैं राजा को खुश होके, इस तरह वो देते थे ट्रिब्यूट, ठीक है। फिर एक पॉइंट आता है कि अशोका यूनिक रूलर। हमने अभी भी हिस्ट्री में बहुत सारे राजाओं के बारे में पढ़ा है और आने वाले जो चैप्टर्स हैं उनमें बहुत सारे और राजाओं के बारे में पढ़ेंगे। बट अशोका को कोई यूनिक रूलर कहा जाता है, एक यूनिक रूलर की पोजीशन दी जाती है। ऐसा क्यों कहा जाता है? A famous Mauryan ruler, Ashoka, was the first ruler who tried to take his message to the people through inscriptions, and these inscriptions were in Prakrit language and written in Brahmi script. इनको यूनिक रूलर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ऐसे फर्स्ट राजा हैं जिन्होंने अपने थॉट्स, अपने विचारों को, अपने मोरल आइडियाज़ को क्या किया था, इंस्क्रिप्शंस में लिखवाया था और पीपल्स को स्प्रेड कराया था। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उनको पता चले कि मोरल वैल्यूज़ क्या होती है, हमें अपने सोसाइटी और हमारे एनवायरनमेंट की केयर करनी चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें उन्होंने क्या की थी, स्प्रेड की थी, ताकि जो लोगों को कोई आइडिया नहीं है उन सबको इस बारे में पता चले। और ये जो उन्होंने लैंग्वेज में की थी, जिस लैंग्वेज में करी थी, वो कौन सी लैंग्वेज थी, वो प्राकृत लैंग्वेज थी और ब्राह्मी स्क्रिप्ट थी। एंड फिर आता है हमारा अशोकाज वॉर इन कलिंगा। ये बहुत फेमस वार है अशोका की। अशोका एक बहुत बड़ा राजा था, यूँ कह सकते बहुत बड़े एक एम्पीरियर थे। तो उन्होंने बहुत सारी जंगें लड़ी होगी, तभी तो वो बहुत बड़े क्या है, एम्पीरियर रहे। उन्होंने इतना एरिया कैप्चर किया था। लेकिन जो कलिंगा वार है वही क्यों लोग ऐसा फेमस और ये टॉपिक में है, तो इसके पीछे एक भी एक खास बात है। पहले हम ये जानेंगे कि जो कलिंगा जो एरिया है वो किस एरिया को कहते हैं। जो कलिंगा था वो एंशियंट टाइम में जो कोस्टल उड़ीसा है, ठीक है, हम ये कह सकते हैं अभी के टाइम में जो कोस्टल उड़ीसा है उसको एंशियंट टाइम में हम क्या कहते थे, कलिंगा कहते थे। एंड इसमें अशोका ने इसे जीतने के लिए क्या की थी, युद्ध लड़ा था। एंड ही वॉज हॉरिफाइड व्हेन ही सॉ वायलेंस एंड ब्लडशेड एंड सो ही डिसाइडेड नॉट टू फाइट एनी मोर वार्स। इसमें क्या हुआ था, उन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी थी इस चीज़ के लिए, और ये जो लड़ाई थी वो बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड तक आगे भी खींची थी, और इसमें काफ़ी लाखों लोगों की मौत हुई थी और काफ़ी खून खराबा हुआ था। तो उसमें क्या किया उन्होंने, जब उन्होंने अपने ऑब्ज़र्व किया कि इतने सारे लोग मर रहे हैं सिर्फ एक जगह के लिए, ये लोग मतलब कि, तब उनके थॉट्स थोड़े थोड़े चेंज होने लगे। अपने जब उन्होंने ऑब्ज़र्व करा कि वो क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या क्या किया, ही इज़ द ओनली किंग इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हु गेव अप कॉन्क्वेस्ट आफ्टर विनिंग अ वॉर। वो इस वॉर को जीत गए थे, उसके बाद उन्होंने क्या किया, वो वॉर छोड़ दिया, वो युद्ध स्थान छोड़ दिया, उन्होंने उस पर राज नहीं किया। तो इसलिए उनको हम यूनिक एम्पीरियर भी कहते हैं, ये भी उसका एक रीज़न है। दैन फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, व्हाट वाज अबाउट अशोका धम्मा। अशोका धम्मा क्या है? अशोका धम्मा डिडंट इन्वॉल्व वर्शिप ऑफ गॉड एंड अ परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रीफाइस एंड वॉज ऑल्सो इंस्पायर्ड बाई द टीचिंग ऑफ बुद्धा। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि अशोका का जो धम्मा है, ठीक है, उसमें किसी भी गॉड की वर्शिप नहीं है और ना ही कोई सेक्रीफाइस है। जैसे उस टाइम पे हॉर्स सेक्रीफाइस करते थे, किसी राजा की पूजा करते थे या किसी चीज़ की बलि दे देते थे खुश करने के लिए, तो वो ये सब चीज़ों से एकदम दूर थे, एकदम दूर थे। वो इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते थे। वो बुद्धा की टीचिंग से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे, और हमने बुद्धा के बारे में पिछले चैप्टर में पढ़ा है, और आपको पढ़ना हो तो आप उस चैप्टर को रेफर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, मैंने वो प्लेलिस्ट में ऐड कर रखी है। सो बुद्धा के थॉट्स थे कि हम ह्यूमंस को एनिमल्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इवन ह्यूमैनिटी के साथ रहना चाहिए। हमें किसी की भी लाइफ को ख़त्म करने का हमें कोई राइट नहीं है, किसी को भी मारने का कोई राइट नहीं है, हमें पीसफुली रहना चाहिए। तो इस तरह वो क्या करते थे, उसको फॉलो करते थे, काफ़ी इंस्पायर्ड थे बुद्धा की टीचिंग्स के, उनके थॉट्स से। और जो हमारे अशोका जो रूलर्स थे
ठीक है। उन्होंने अपने एरिया में क्या किया, बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम्स देखी कि जो लोग स्लेव्स हैं उन पे अत्याचार हो रहा है और जो सर्वेंट्स हैं उन पे भी दुराचार हो रहा है और लोग आपस में फैमिली में भी लोग लड़ने में लगे हैं। और उन्होंने देखा कि उनके एरिया में डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ रिलीजन्स रहते हैं, तो उन रिलीजन्स के बीच में सब अपना अपने जो धर्म है उनको ज़्यादा महत्व देते हैं और दूसरे के जो धर्म है उसको कोई महत्व ही नहीं देते और उसको लेके भी उनके जो राज्य है उसमें कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो इस तरह उन्होंने देखा कि ये सब कुछ हो रहा है, तो उन्होंने सोचा मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उन लोगों को समझाऊं कि सही चीज़ें क्या हैं। तो इस चीज़ के लिए जो अशोका थे, ठीक है, उन्होंने ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया, ठीक है, और उन ऑफिशियल्स का नाम था द धम्मा महात्मा। धम्मा मतलब एक डॉक्टरीन, एक तरह की ऐसी नॉलेज जिसको हम स्प्रेड कर सकते हैं, एक अच्छी पॉजिटिव वाइब्स, ठीक है, मोटिवेशनल। एंड उसके लिए उन्होंने महात्मा चुने, मतलब एक ऑफिशियल्स हु वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फॉर टीचिंग पीपल अबाउट धम्मा। वो जगह जगह जाके लोगों को ज्ञान देते थे कि हमें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, हमें लोगों को इक्वली इम्पोर्टेंस देना चाहिए, अपनी प्रकृति का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। इस तरह से वो क्या करते थे, जगह जगह जाके जो बुद्धा की जो टीचिंग्स थी उसको स्प्रेड करते थे और जो उनकी खुद की जो थॉट्स थे उनको भी स्प्रेड करते थे। एंड हिज मैसेजेस वर इंस्क्राइब्ड ऑन रॉक्स एंड पिलर्स। इंस्क्रिप्शंस मतलब होता है किसी भी हार्ड सरफेस पे इंस्क्राइब करना, ठीक है, जो भी तुम्हारे थॉट्स होते हैं। तो उनके जो अशोका के जो थॉट्स थे उन्होंने रॉक एंड जो पिलर्स थे उन पे स्क्राइब किए थे। एंड ही इंस्ट्रक्टेड हिज ऑफिशियल्स टू रीड हिज मैसेज टू दोज हु कुडंट रीड इट देमसेल्व्स। मतलब कि वो बहुत सारी जो पॉपुलेशन होती थी जैसे राज्य में, उन्होंने क्या किया, एक स्टोन पिलर पे इंस्क्राइब कर दिया। अब जो उनके ऑफिशियल्स है वो उसे मुंह से बोलते थे ताकि जो गांव के लोग हैं, जो भी उनके राज्य के लोग थे जिनको पढ़ना नहीं आता है, वो उसको पढ़ के सुन के समझ सकें, ठीक है, जिनको पढ़ना नहीं आता वो सुन के समझ सकें। तो उन्होंने ये भी किया था। एंड ही ऑल्सो सेंड मैसेंजर्स टू स्प्रेड आइडियाज़ अबाउट धम्मा टू अदर लैंड। उन्होंने क्या किया था कि जो उनके ऑफिशियल्स थे, जो उनके मैसेंजर्स थे, जो उनके थॉट्स को, उनके आइडियाज़ को अबाउट धम्मा, ठीक है, स्प्रेड कर सकें, उन्होंने वो भी अपॉइंट किए थे ताकि दूसरी जगह जाके, दूसरे देशों में जाके, जैसे सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस, श्रीलंका, डिफरेंट डिफरेंट जगह जाके वो अपने जो उनके खुद के धम्मा के विचार है वो स्प्रेड कर सके। एंड ही ऑल्सो बिल्ट रोड्स, डग वेल्स एंड बिल्ट रेस्ट हाउसेज एंड अरेंज फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर बोथ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। तो इससे हम देख सकते हैं कि वो बुद्धा की टीचिंग से कितनी अच्छी तरह से इंस्पायर थे कि उन्होंने ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स दोनों के बारे में सोचा और लोगों को इंस्पायर किया, लोगों को टीचिंग्स दी। एंड फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, एक पॉइंट है इसमें, डायनेस्टी क्या होती है, ठीक है। व्हेन मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली बिकम रूलर्स वन आफ्टर अनदर, एक के बाद, मतलब एक ही फैमिली में, ठीक है, दादाजी, ये पापा जी और ये उनका लड़का, तो इसके दादाजी भी वहाँ के रूलर रहे उस टाइम के, और उसके पापा भी रहे, फिर वो भी रहा। तो इस तरह से एक ही फैमिली के जो मेंबर्स हैं, ठीक है, वो ही राजा बनते रहे, तो उसे हम डायनेस्टी कहते हैं। द सेम फैमिली इज कॉल्ड डायनेस्टी। द मौर्याज डायनेस्टी इज वन ऑफ दैम एंड द मौर्या वर अ डायनेस्टी विथ 3 इंपॉर्टेंट रूलर। मौर्य की जो डायनेस्टी थी मौर्यान्स की, उसमें 3 इंपॉर्टेंट रूलर्स रहे हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं वो रूलर्स? द चंद्रगुप्त मौर्य उनके ग्रैंडफादर थे एंड ही सन बिंदुसराय एंड द बिंदुसराय का सन अशोका। तो ये 3 जो रूलर्स हैं अभी के 6 क्लास के एनसीईआरटी के हिसाब से ये ज़रूरी है, इतना ही इनफ है। और ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो मैंने इसमें पुटअप किया है, लाइक अशोकन पिलर जो है कि इलाहाबाद में है, प्लेस्ड आउटसाइड द इलाहाबाद फोर्ट। इलाहाबाद में जो फोर्ट है उसके बाहर है, ठीक है। एंड इट वाज बिल्ट अबाउट 16th सेंचुरी, ठीक है। एंड द एक्सटीरियर ऑफ द अशोकन पिलर इन द इंडिया हैज़ इंस्क्रिप्शन फ्रॉम अशोका इन द ब्राह्मी स्क्रिप्ट। मतलब उसमें जो अशोका के जो थॉट्स थे धम्मा के वो लिखे गए स्क्रिप्ट, और वो किस में थे? ब्राह्मी स्क्रिप्ट में थे। फिर आती है रामपुरवा बुल एक मतलब ये एक एनसीईआरटी में एक पॉइंट है। दिस वाज अ पार्ट ऑफ अ मौर्यन पिलर फाउंड इन रामपुरवा, ठीक है, मतलब बिहार में। रामपुरवा एक प्लेस है, एक जगह का नाम है जो बिहार में है। एंड नाउ बीन प्लेस्ड इन राष्ट्रपति भवन। तो हम एक देख सकते हैं जैसे कि एक बुल है, ठीक है, रामपुरवा एक जगह का नाम है बिहार में, तो ये जो बुल है वो वहाँ बनाया गया था, ठीक है। और ये जो बुल है वो कौन से टाइम का है? अशोकन टाइम का है। तो इससे हमें पता चलता है उस टाइम पे जो लोगों की स्किल्स थी स्कल्पचर्स बनाने की, ठीक है, तो वो कितनी ज़्यादा अच्छी थी। इसको अब राष्ट्रपति भवन में रख दिया गया है। तो ये रामपुरवा बुल के बारे में है जो एनसीईआरटी में था।
और ये एक लास्ट पॉइंट है कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में है। सो ये ग्रेट वॉल चाइना के बारे में कि अबाउट 2400 ईयर अगो, ठीक है, जो भी एम्पीरियर थे चाइना के, उन्होंने ग्रेट वॉल चाइना को बनाने का काम स्टार्ट कर दिया था। and it was meant to protect the northern frontier of the empire from the pastoral people, जो भी घुमंतू लोग होते हैं और जो भी एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, उनसे अपने एरिया को बचाने के लिए, ठीक है, ताकि बाहर से अटैक ना हो, इसलिए उन्होंने क्या किया था, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को बनाया था। अब ये बात आती है, ग्रेट वॉल चाइना को तो बनाया था, लेकिन ये इतना बड़ा कैसे हुआ? ये इसलिए इतना, मतलब जो जो 200 इसको बनाने में उनको 2000 साल लगे, ओवर अ पीरियड ऑफ 2000 ईयर, एंड ये 6400 किलोमीटर लॉन्ग है। और ये 6400 किलोमीटर क्यों लॉन्ग है? क्योंकि उस टाइम पे लोग जो थे वो मूव करते थे एक जगह से दूसरी जगह। जो एम्पायर था, ठीक है, जो एम्पायर था वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होता था। द एम्पायर कीप्ट शिफ्टिंग, तो उसके लिए वो अपने जो जो उनका फ्रंटियर था उसको भी बड़ा बनाते गए। तो इसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो है वो 2400 ईयर अगो उसकी जो फॉर्मेशन हुई थी तब से बना था, और वो 6400 किलोमीटर लॉन्ग है। सो ये एनसीईआरटी का हमारी लास्ट स्लाइड थी। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।